सो गाइस, मुझे स्नेक बाइट से रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करना था कि एक पेशेंट है। वो टॉर्निकेट के साथ आता है, मतलब स्नेक बाइट हुआ, मान लो उसको हाथ में या कहीं पे पैर में, तो जिस जगह हुआ है उसके ऊपर उसने टॉर्निकेट को अप्लाई किया, यानी रस्सी बांधा। देन उसको इमीडिएटली उस नियर बाय हॉस्पिटल में लेके आया। उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसा लगा कि मैंने जो किया ये सही किया, बट जो टॉर्निकेट बांधना था वो बहुत ही गलत था। वो टॉर्निकेट नहीं बांधना चाहिए था। अगर उनको करना क्या चाहिए था, पीछे के हिस्से पे ऐसे उनको स्ट्रेट कुछ, जैसे अगर लेग के हिस्से में है तो पीछे ऐसे कुछ लकड़ी जैसा रख के फिर हल्के दुपट्टे से लपेट देना चाहिए। फर्स्ट एक काम, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता है। और अगर हाथ में कुछ ऐसा हुआ है तो हाथ को ऐसे कवर करके लेके आना चाहिए। मतलब उसको टाइट नहीं करना चाहिए। क्यों? स्प्रेड होने का चांस तो वैसे भी है। तो आपको इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे का नहीं पता है कि डेंजरस सिचुएशन क्या है। डेंजरस सिचुएशन ये है कि अगर डॉक्टर भी अगर नहीं समझ पाया उस टाइम पे और उसने टॉर्निकेट खोल दिया, तो इमीडिएटली वो वेनम जो स्नेक बाइट का जो टॉक्सिक है, वो वेनम वो स्प्रेड कर जाएगा पूरे बॉडी में, और फिर उसके बाद वो इमीडिएट डेथ हो जाएगा। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? मान लो एक टॉर्निकेट के साथ आ भी गया है अगर, तो डॉक्टर क्या करेगा? फर्स्ट वो टॉर्निकेट जो उसने अप्लाई किया है उसके ऊपर वो बीपी कप को सर्कुलर मैनर में, जैसे बीपी मेजर करते हैं वैसे बांध के, फिर बीपी को इन्फ्लेट करके, यानी बीपी का प्रेशर बढ़ा के, तो टॉर्निकेट के प्रेशर के इक्विवेलेंट उसको रखा जाता है। तो दोनों का प्रेशर जब मेंटेन इक्वल हो जाता है, तब हम टॉर्निकेट यानी रस्सी को हम निकाल देते हैं। अब जब हमने रस्सी को रिमूव कर दिया और दोनों का प्रेशर मेंटेन हो गया, तो हम धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करेंगे। और जब हम धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज करेंगे, तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे वेनम का ब्लड सप्लाई के अंदर जाएगा। तो हमारा जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है, यानी एलर्जिक रिएक्शन जो बॉडी में होने के चांसेस है, वो धीरे धीरे होगा। उससे क्या होगा? हमारे पास टाइम मिलेगा और हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और जो सडन जो स्प्रेड होने वाला था पॉइजन बॉडी में, वो रुक जाएगा। और धीरे धीरे करने से क्या होगा? हमको टाइम मिल जाएगा। उससे हम इमीडिएट उनको एंटी स्नेक वेनम भी दे देंगे, और उसके पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम भी दिया जाता है, राइट। और क्या हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, यानी इमोबिलाइज, उनको हिलाना डुलाना नहीं है। डू नॉट वॉक। अगर पैर में काटा है तो उनको चला के नहीं लेके आना है। उससे क्या होगा? फर्दर वो उसकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होके स्प्रेड हो जाएगा वेनम। और डू नॉट अप्लाई टॉर्निकेट, वही मैंने जैसे बोला, अगर मान लो अप्लाई हुआ तो वो डॉक्टर ही सही कर सकता है। और अगर नहीं अगर अप्लाई नहीं करते हो तो वेल एंड गुड। एंड डू नॉट सक, वो जो सक करके निकालते हैं ब्लड, वो नहीं करना है। डू नॉट कट द वुंड, जहाँ पे भी बाइट किया गया है उसको कट नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। यानी मतलब अगर आप और ज्यादा वर्सन कंडीशन में लाओगे तो डॉक्टर के लिए और ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। डॉक्टर के हाथ में जो है वो तो वो करेंगे, बट अगर आप ज्यादा सीवियर केस लेके आते हो, फिर वो ब्लेम हो जाता है कि डॉक्टर की गलती थी। तो ये सब आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्या है ना, अगर स्प्रेड इमीडिएट हो जाता है, जैसे मैंने बताया टॉर्निकेट करके, तो वो सडन हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता, और पैरालिसिस हो जाता है, डायफ्रामेटिक पैरालिसिस। तो हमें क्या करना चाहिए था? वही मैंने बताया, उसको इन्फ्लेट की बजाय डिफ्लेट करके धीरे धीरे उसको नॉर्मल करना चाहिए, और बीपी को। फिर उसके बाद न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। और उसके डोजेस भी होते हैं, 6 to 30 वायल होता है। डिफरेंट अडल्ट, प्रेग्नेंट और चिल्ड्रन का अलग डोज होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेनम का अमाउंट। एंड बाइट टू निडल टाइम, मतलब क्या कि जो जो स्नेक बाइट का टाइमिंग है वो लेस देन 4 आवर्स, विद इन 4 आवर्स आपको रीच करना है हॉस्पिटल। और एटलीस्ट एंटी स्नेक वेनम कैन लीड टू एनाफाइलेक्टिक शॉक। कहने का क्या मतलब है? वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, ये जो हम एंटी स्नेक वेनम देते हैं। तो उससे प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाइड्रोकॉर्टिसोन और फिनेरामाइन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और फिनेरामाइन, ये एक देना चाहिए। प्लस दूसरा ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? ये तो होगा प्रिवेंशन। प्लस ट्रीटमेंट आईवी एड्रेनलिन बोलस में देना चाहिए आईवी 1:1000। सो ये, और प्लस हमें क्या करना चाहिए? नियोस्टिग्माइन और जो वेंटिलेटर सपोर्ट है, जैसे पहले बताया मैंने, वो भी सपोर्ट में उसके साथ एंटी स्नेक वेनम के साथ चालू रखना चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे भी मजा आया पढ़ के कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लोगों में भी स्प्रेड होना चाहिए कि, और अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे क्या क्या लेमैन आम आदमी को करना चाहिए, क्या डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कैसे रीच करना चाहिए। हम सबको साथ देना चाहिए, तभी जाके एक बेटर आउटकम निकल के आता है। लोग एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन राइट होगा, पहुंचेगा, तो सबके लिए आसानी होगी। तो प्लीज वॉच माई वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और ऐसे ही, और आगे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वेनमस और नॉन वेनमस, यानी पॉइजनस
स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक के डिफरेंशिएट के बारे में बहुत ही मतलब इजी वे में समझाने वाली हूँ 2 मिनट में, बिकॉज ज्यादातर जो शॉक है नॉन वेनेमस के कारण होता है, बिकॉज वो शॉक के कारण खत्म हो जाते हैं। और होता क्या है, वेनेमस वाले से 30% चांसेस होते हैं और नॉन वेनेमस वाले से 70% डेथ होती है। तो ये क्या होता है, अपने साइकोलॉजिकल बिहेवियर के कारण भी हो सकता है। सो प्लीज वॉच माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इट इज शेयर in Instagram, Facebook, and YouTube also. So touch with me. Thank you so much.